जॉइंट फैमिली सिस्टम आजकल लोग उसको बहुत पसंद नहीं करते हैं। जब कोई तीसरा आ जाता है ना बच्चे और पेरेंट्स में, तो वो तीसरा कभी भी आपका सका नहीं होता। वो हमेशा बच्चों को मिसगाइड करता है। बच्चे हमेशा साइलेंट ऑब्जर्वर होते हैं, वो आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। फादर जो है वो हर टाइम उसकी मदर को मारता ही रहता था। जब उसकी शादी हुई उसमें एंगर इश्यूज आ गए, वो भी अपनी मिसेस को वैसे ही मारता था। अपनी फैमिली से उठ के दूसरों के साथ गलत काम करना, अपनी कजन्स के साथ या इस तरह। फ्रेंड्स का ग्रुप होता है कि फ्रेंड्स के ग्रुप में इस तरह की उनकी आर्म होती है। फिर पेरेंट्स की सुपरविजन नहीं होती। पेरेंट्स ने बच्चों को फ्री हैंड दिया होता है। अगर सेक्स एजुकेशन की बात करें तो ना कपल्स में है और ना किसी एज में है। वेस्ट की बात करें तो वेस्ट में ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। वो लोग अपनी सेक्स हेल्थ का इतना ख्याल रखते हैं कि उनके लिए यही चीज़ है कि आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ जो है, मेंटल हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी एक शख्स को सेलेक्ट करते हैं तो 3 कौन सी चीज़ें हैं जो मेन आपको देखनी चाहिए, लड़कियों के लिए स्पेशली, लड़कों के लिए भी? आपको सपोर्ट करे हमेशा पॉजिटिव तरीके से, जो भी है आपको सपोर्ट में हमेशा हेल्प करे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो रिस्पेक्ट करता हो, आपके साथ लॉयल हो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इट्स मी आतिका शेख एंड वेलकम टू ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ आवर पॉडकास्ट। आज की पॉडकास्ट में एक अहम टॉपिक पर गुफ्तगू होने वाली है। लोग बात तो बहुत कम करते हैं लेकिन वाक़यात ऐसे देखे जाते हैं जो कि नहीं देख सकता इंसान, और हर 2 दिन बाद कोई वाक़या आता है, वीडियोस बनती हैं, न्यूज़ बनती हैं और फिर एक नया वाक़या, जैसे अभी ज़ैनब केस पीछे चला और उसके बाद रिसेंटली आइज़ल केस, रेप केसेस हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा हैं और उस पर लोग खुलकर बात नहीं करते हैं, लोगों को खामोश करवा दिया जाता है। तो आज उसकी वजह जानेंगे, क्या वजह है, क्या इसके पीछे तरबियत की कमी है या घर का माहौल या गलत गैर मुनासिब जो है मवाद तक रसाई है, या माशरे की वो खामोशी जिन पर हम कभी बात ही नहीं करते हैं और बात करते हुए घबराते हैं। आज स्टूडियो में हमने जिन्हें मदऊ किया है वो है फ़तिहा अशरफ, क्लिनिकल फिजियोलॉजिस्ट हैं, स्पीच लैंग्वेज थेरेपिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा फ़रिहा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मुझे ये बताइएगा कि माशरे में अफ़सोस के साथ कि रेप केसेस बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं और ऐसे रेप केसेस देखे जा रहे हैं कि फैमिली से ही कोई होता है विक्टिम जो कि इस तरह की हरकत करते हैं, और वाक़यात बहुत हैं और ऐसे वाक़यात हैं जो अभी तक रजिस्टर्ड भी नहीं किए गए और जिन पर लोग बात भी नहीं करते हैं। तो पता नहीं हज़ारों इस तरह के वाक़यात होंगे। तो ये इसकी जो जड़ है, आज हम उस पर बात करना चाहते हैं कि इसकी जड़ कैसे स्टार्ट होती है, एक बच्चा यहाँ तक कैसे पहुँचता है। अगर इसके वजह की बात करें तो इसकी बहुत सी मल्टीपल रीज़न है। कोई एक वजह नहीं हम कह सकते कि सिर्फ कंटेंट की वजह से, लेकिन हाँ, सोशल मीडिया और ये डिजिटल कंटेंट है ना, इसकी वन ऑफ द मेन रीज़न है। फिर आपके घर का माहौल, अगर आपके घर में इस तरह की हरकतें की जाती हैं कि बच्चे जो हैं उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, तभी भी वो उनके लिए चीज़ जो है वो कॉमन हो जाती है। फिर आ जाता है कि आप बच्चों की तरबियत कैसे करते हैं। तरबियत का मतलब कि बच्चे पे कितनी देखते हैं कि भाई अगर बच्चा स्टडी कर रहा है तो अपने ग्रुप फैक्टर के साथ कर रहा है, कितने कितने टाइम कर रहा है, आपके नॉलेज में है कि वो स्टडी कर रहा है या कोई और एक्टिविटी भी कर रहा है। पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे की किस हद तक जो है वो निगरानी करती हैं। तमाम फैक्टर मिलके ना बच्चों को यहाँ तक लेके आते हैं। जो माँ बाप हैं वो बच्चे की तरबियत किस तरह से करें, और माँ बाप स्पेशली ऐसी कौन सी गलती कर देते हैं बच्चे की तरबियत में जो नहीं करनी चाहिए, और किस एज में? अगर बच्चों की तरबियत पे बात करें तो सबसे पहले बच्चों की तरबियत में हार्ड पेरेंटिंग नहीं करनी कि बहुत ज़्यादा आप सख्त पेरेंटिंग कर रहे हैं, बच्चों को बिला वजह जो है वो मार पीट रहे हैं। अगर बच्चा आपसे कोई बात भी शेयर कर रहा है तो आप कहते हो कि नहीं नहीं चुप कर जाओ, अभी मैं बिजी हूँ, मैं फिर करूँगा। आजकल के पेरेंट्स बच्चों को हर चीज़ तो प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन उनको वक्त नहीं दे रहे, वक्त की कमी है। उससे क्या है, बच्चा जो है वो फिर बाहर कहीं तीसरे पर्सन से वक्त ढूंढता है, क्योंकि उसको तो अटेंशन चाहिए, उसको तो जो है वो मोहब्बत चाहिए। तो जब वो तीसरे पर्सन से ढूंढता है तो फिर वो तीसरा पर्सन उनका सका नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है, बच्चों का माहौल चेंज हो जाता है। फिर ये देखा जाता है कि अक्सर पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, अपने एज फेलो के साथ कर रहे हैं, अपने ग्रुप फेलो के साथ कर रहे हैं, लेकिन अब हमें नहीं पता कि अगर वो लड़कियां स्टडी कर रही हैं या बॉयज़ कर रहे हैं। पेरेंट्स को ये चीज़ भी मोनिटर करनी चाहिए कि वो देखें, उनकी नज़र हो कि स्टडी ही हो रही है, कोई और एक्टिविटी हो रही है। अगर वो मोबाइल फ़ोन पे कोई कंटेंट देख रहे हैं तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो देखें कि किस किस्म का कंटेंट देखा जा रहा है। इन तमाम चीज़ों पे आजकल के पेरेंट्स की कोई नज़र नहीं है। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि बच्चों पर नज़र रखनी चाहिए, फ़ोन जो बच्चों को प्रोवाइड किए जाते हैं वो चेक करने चाहिए, लेकिन आजकल के बच्चे भी तो नहीं सुनते ना, फ़ोन दे देते हैं। तो स्पेशली माँ बाप को किस एज में बच्चों को फ़ोन देना चाहिए, और स्टार्टिंग में जो पीरियड होता है बच्चों की तरबियत का, वो कौन सी एज में आप बच्चों की एक अच्छी तरबियत कर सकते हैं, किस एज पीरियड से किस एज तक? अगर बच्चों की तरबियत की बात करें तो हर एज में ही, हर फैक्टर में ही बच्चों को ज़रूरत होती है।
तो अगर अर्ली स्टेज है जैसे कि मैट्रिक की है और स्कूल गोइंग है, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, यहाँ पे ज़्यादा सेंसिटिव पीरियड होता है, यहाँ पे बच्चों को ज़्यादा कंट्रोल की ज़रूरत होती है। अगर पेरेंट्स ने बच्चों को मोबाइल फ़ोन दे दिया है तो पेरेंटल कंट्रोल रखें, कि मतलब बच्चों की तमाम एक्टिविटी पे उनकी नज़र हो कि बच्चे क्या देख रहे हैं, कि बच्चा किस किस्म का कंटेंट देख रहा है, बच्चा जो है वो किससे बातचीत कर रहा है, बच्चा जो है वो किसको कॉल कर रहा है, ये तमाम चीज़ों पे उनकी नज़र होनी चाहिए। अगर वो देख रहा है तो आपके नॉलेज में भी हो, क्योंकि बाज़-औक़ात बच्चे नहीं पता कि किस तरह मैं आपको बताती हूँ, एक पेशेंट था, वो इसी तरह 9th क्लास में था, कोई यूनिवर्सिटी मतलब स्कूल में कोई उससे कोई होमवर्क मिला, कोई ऐसी वेबसाइट उसने ओपन कर दी, ओपन करते-करते वो पॉर्न वीडियोज़ तक पहुँच गया। उसके नॉलेज में ये चीज़ ही नहीं थी। अब पेरेंट्स को नहीं पता कि बच्चा जो है इतनी अर्ली स्टेज में ही इस तरफ चला गया। तो बच्चा जब अर्ली स्टेज में ही यहाँ पे चला गया तो उसकी जो है वो सेक्सुअल हैबिट्स और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत तरीके से जाती हैं फिर। बिल्कुल। और जो कार्टून्स बनते हैं, जो कार्टून्स देखे जाते हैं बच्चों को, इस तरह के कार्टून्स में भी इस तरह का कंटेंट होता है जो बच्चे देखते हैं। और ख़ासकर जो घर में बैठी माएँ जो बाहर होती हैं, ऑफ़िस गोइंग होती हैं, वो बच्चों को एक फ़ोन दे देती हैं, मोबाइल फ़ोन, कि आप ये लें फ़ोन, और हम अपना काम कर देते हैं जान छुड़वाने के लिए कि भई हमें तंग नहीं करें, तो ये फ़ोन दे दिया जाता है। तो उस पर वो कार्टून्स वग़ैरह देखते हैं। तो बच्चों के लिए कौन सी वेबसाइट्स होनी चाहिए, कौन से कार्टून्स होने चाहिए जो बच्चे देखें? क्योंकि फ़ोन तो बच्चों ने छोड़ना नहीं है। अगर बच्चों की उनकी कॉटन इसकी रील्स वगैरह की, क्योंकि बच्चे जो हैं मुख्तलिफ शॉर्ट रील्स काफ़ी ज़्यादा देखते हैं। अब अगर शॉर्ट रील्स की बात करें तो शॉर्ट रील्स में सबसे ज़्यादा जो रील्स देखी जाती हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो कार्टून्स की देखते हैं, कुछ जो हैं वो डिफरेंट गेम्स वगैरह की इस तरह की देखते हैं। तो मैं तो जितने भी पेरेंट्स आते हैं ना, कि अगर बच्चे की एज जो है वो 10 साल से कम है तो उसको मोबाइल फ़ोन बिल्कुल ना दें। फिर अगर आप बच्चे को मोबाइल फ़ोन दे ही रहे हैं तो उसे इतना ज़्यादा ना दें कि वो दिन के जो है वो 10 से 12 घंटे सिर्फ़ और सिर्फ मोबाइल फ़ोन ही देखें। बच्चों की अच्छी और बुरी आदत के पीछे हमेशा वालिदैन का ही हाथ होता है। अगर वो कहते हैं कि बच्चा अच्छा है तो वो भी पेरेंट्स की वजह से, अगर कहीं ना कहीं बच्चे में गलत कंपनी आ गया तो उसकी वजह भी कहीं ना कहीं पेरेंट्स ही हैं, कि पेरेंट्स ने जो है बच्चों को मॉनिटर नहीं किया। इसीलिए अगर आप बच्चों को मोबाइल देख रहे हैं तो उनकी एक्टिविटी पे नज़र रखें। बच्चा जो है वो कितना टाइम कौन सा कंटेंट देख रहा है, कितना टाइम टिकटॉक पे फोकस कर रहा है, कितना टाइम जो है बाकी एक्टिविटी पे देख रहा है। कहीं आपका बच्चा गलत कंटेंट तो नहीं देख रहा, क्योंकि बच्चा जिस तरह का कंटेंट देखता है उसका ब्रेन वैसा ही फिर एक्ट करता है, वो वैसे ही नेगेटिव चीज़ों की तरफ जाता है। आपने बात की कि ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये पेरेंट्स की वजह से ही होती हैं। तो घर का माहौल जो है वो बहुत किस मैटर तरह का करता है। होना चाहिए? और जॉइंट फैमिली सिस्टम आजकल लोग उसको बहुत पसंद नहीं करते हैं। तो आपके ख्याल पे जॉइंट फैमिली सिस्टम एक बच्चे की परवरिश में अच्छा साबित होता है या बुरा? अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम की बात करें तो आजकल तो वैसे ही जॉइंट फैमिली सिस्टम ना होने के बराबर है। जितने भी आते हैं क्लिनिक में पेरेंट्स वगैरह, वो मतलब मोस्टली सिंगल ही रह रहे होते हैं, या फिर बड़ी मुश्किल से कोई उनके साथ एक दादी रह रही होती है। बाकी वो फैमिली सिस्टम नहीं रहा जैसे पहले रहते थे, चाचू वगैरह सब इकट्ठे। अब वैसा सिस्टम तो बिल्कुल भी नहीं है। अब उसकी वजह ये भी है कि मदर और फादर अगर दोनों वर्किंग है तब बच्चे में कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, और बच्चा जो है वो अपनी एक्टिविटी को सिर्फ मोबाइल फ़ोन पे करता है। मोबाइल फ़ोन पे कर रहा है, अब मदर उसे जो है वो चीज़ें ला कर दे रही है, कुछ भी कर रही है, लेकिन कम्युनिकेशन नहीं है, बच्चे में भी नहीं है और मदर में भी नहीं है। बच्चे ने अगर कोई बात शेयर करनी हो तो मदर उसे कह देती है मैं थकी हुई हूँ, मैं भी तुम्हारी बात नहीं सुन सकती, कल पे डिले करते हैं। फिर इस तरह डिले करते करते फिर बच्चे को तो चाहिए। अब रिलेशनशिप में भी यही चीज़ है, जब कोई तीसरा आ जाता है ना बच्चे और पेरेंट्स में, तो वो तीसरा कभी भी आपका सका नहीं होता। वो हमेशा बच्चों को मिसगाइड करता है, हमेशा उनको नेगेटिव रोल्स की तरफ लेके जाता है कि हाँ तुम ये चीज़ कर लो, पेरेंट्स का क्या है, पढ़ा रहे हैं, सभी के पढ़ाते हैं, तुम इस चीज़ की तरफ इन्वॉल्व हो। इसीलिए उन्हें यही कहा जाता है कि अगर जहाँ बच्चों पे इतना कुछ कर रहे हैं तो उनको अपना वक्त भी दें। वक्त बहुत ज़रूरी है। और जैसे आपने कहा कि फैमिली जो है वो अब वैसे नहीं रहते लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में, अलग-अलग रहते हैं। तो मेरा यही सवाल था कि जॉइंट फैमिली सिस्टम अच्छा है एक बच्चे की परवरिश के लिए? कहीं न कहीं बेहतर भी है और कहीं जॉइंट फैमिली के डिसएडवांटेजेस भी हैं। लेकिन जैसे आजकल कि मैं बता रही हूँ ना कि फॉर आजकल तो एग्ज़ाम्पल? 99% जो है वो जॉइंट फैमिली सिस्टम बिल्कुल ख़त्म हो गया। हुँ। आजकल तो है ही नहीं है। बहुत रेयर केसेस में नज़र आता है कि हाँ, ये जॉइंट फैमिली सिस्टम में है। डिसएडवांटेजेस भी हैं और अच्छे भी हैं। बच्चों को रोकने वाले काफ़ी लोग होते हैं, बच्चों को मॉनिटर करने के वाले, लेकिन साथ जो है बच्चों की लैंग्वेज भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। बच्चों को फ़ेवर भी मिल जाती है कि अगर मदर ने कहा मोबाइल नहीं देना, चाचू कहते नहीं इसको दे दो, उसको
उसको दादी कहती हैं कि नहीं दे दो, कि मदर की मेंटल हेल्थ को काफ़ी निगलेक्ट किया जाता है। इस लिहाज से जॉइंट फैमिली सिस्टम के काफ़ी डिसएडवांटेजेस हैं। लेकिन बच्चों पे बात करें तो बच्चों को मॉनिटर करते हैं कि हाँ, तुम्हारा बेटा वहाँ पे खड़ा किसी से बात कर रहा था, वो सिगरेट पी रहा था, मैंने उसको देखा, तो लोग जो है वो फिर इस चीज़ को रखते हैं। बिल्कुल, आपने बोला कि अच्छा, मतलब आपकी मिक्स जवाब थी कि अच्छा हाँ, भी है और अच्छा भी है कि फ़ायदे भी हैं और हुँ, नुकसान भी हैं। ये नहीं है कि हम कह सकते कि बहुत ही अच्छा है जॉइंट फैमिली सिस्टम, और ये भी नहीं कह सकते कि बहुत ही बुरा है, कि ये मिक्स चीज़ें हैं। लेकिन आजकल के टाइम में वही आपको बता रही हूँ कि बिल्कुल ख़त्म ही हो गया है। कहीं देखा जाता है कि अगर किसी से हिस्ट्री लेते वक़्त पूछूँ कि जॉइंट फैमिली सिस्टम है, तो वो कभी कहते हैं कि हाँ, नहीं तो अदरवाइज़ सिंगल ही रह रहे हैं सब। एग्ज़ैक्टली। अच्छा फ़तिहा, मुझे ये बताइए कि एक बच्चा, हुँ, उसको हुँ। उसका स्क्रीन टाइम क्या होना चाहिए? अगर बच्चे की एज डिपेंड करती है, जैसे कि बच्चा 10 साल का है, या फिर ये भी आप बात करें 15 या 14 या 15 साल का है, तो कम से कम दिन में जो है वो 2 से 3 घंटे बहुत हैं। हुँ, अब जैसे कि बच्चों के जो है वो समर कैंप्स चल रहे हैं, स्कूल नहीं जा रहे, हुँ, अब बच्चों के टोटली फोकस जो है मोबाइल फ़ोन पे है। ये चीज़ गलत है। सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर आप मोबाइल फ़ोन देख रहे हो तो उसको डिवाइड करके देखें। मदर्स को भी यही कहा जाता है कि जैसे कि मॉर्निंग में सुबह 30 मिनट देख लिया, फिर ब्रेक ली, फिर चंक्स में दिया। ये नहीं है कि बच्चा जो है वो 2-2 3-3 घंटे सिर्फ़ और सिर्फ़ मोबाइल ही देख रहा है, ऐसा नहीं करना। अगर मोबाइल देख रहा है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ कम टाइम के लिए, 2 घंटे के लिए देख लिया, 10 घंटे। इसी तरह बच्चे जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मोबाइल देखते हैं और उसकी मेंटल हेल्थ ज़्यादा ख़राब होती है। एक टाइम पीरियड सेट करना है कि इस टाइम पीरियड से ज़्यादा बच्चों को जो है मोबाइल नहीं देना, और वो है डेली के सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 घंटे। उससे ज़्यादा बच्चों को मोबाइल ना दिया जाए। ओके। और आपने एज लिमिट क्या बताई है? किस एज के बच्चे? 10 साल से, 10 जिनकी एज साल से। ज़्यादा है ना, उनको दिया जाए। अगर जिनकी एज अब हुँ, डेफ़िनेटली 10 साल से कम है, डिजिटल मीडिया का टाइम है, वो एग्ज़ैक्टली। भी मोबाइल दे रहे हैं, तो उस सूरत में आपने क्या करना है, मदर को चाहिए कि टीवी लगाए। हुँ, टीवी लगाए और साथ खुद भी बैठे, तब क्या हो, टू वे कम्युनिकेशन हो, कि हुँ, मदर जो है वो बच्चे से खुद भी पूछे कि क्या देख रहे हो टीवी पे, मुझे बताओ, किस किस्म का कंटेंट है। ये नहीं है कि बच्चा जो है वो स्टिल खुद ही टीवी देख रहा है, उसे कोई होश नहीं है, एक ही पोज़ीशन में बैठा वो टीवी देख रहा है, ऐसा ना हो। बल्कि मदर भी हो, बच्चा भी हो, और टू वे कम्युनिकेशन चले उनके। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइएगा फ़तिहा कि मोस्टली हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे हुँ, हुँ। जो हैं ऑटिज़म का शिकार होते हैं, तो इसकी क्या वजह है? अगर ऑटिज़्म की बात करें तो ऑटिज़्म के मल्टीपल का ये केसेस हैं। तो ऑटिज़्म जो है एक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। इसमें 3 ईयर की एज में जो है ये डायग्नोज़ होता है। अब ऑटिज़्म जो है उसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ आती है वो है कम्युनिकेशन। बच्चे की कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं होती, बल्कि बच्चा जो है वो सोशली जो है वो दूसरों से कम्युनिकेट नहीं कर पाता। आई कॉन्टैक्ट नहीं कर आई पाता। कॉन्टैक्ट नहीं होता और सोशली कम्युनिकेट नहीं कर पाता, एक ही चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा एसोसिएट होता है, अपनी रूटीन को चेंज नहीं कर पाता। अगर बच्चे की एज जो है वो 3 साल है और बच्चा जो है वो ये तमाम एक्टिविटी करता है, तो बगैर इंतज़ार के उसे एक प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। लेकिन मदर्स को पहले ही पता लग जाता है 2 साल की एज में कि बच्चा जो है वो एक सिंगल वर्ड भी नहीं बोल रहा, बच्चा रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। इसीलिए उनको चाहिए कि वो इंतज़ार ना करें, बल्कि बच्चे को जो है वो ट्रीटमेंट करवाएँ। बिल्कुल। अच्छा, अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप पे। हुँ, हुँ। क्या रिलेशनशिप जो पेरेंट के रिलेशनशिप है आपस में अगर नहीं ठीक है, तो हुँ, वो हुँ। चीज़ें अपने बच्चे के सामने ही लड़ रहे हैं, आपस में बात कर हुँ। रहे हैं, जिस तरह से भी वो बोल रहे हैं, क्या ये चीज़ें बच्चे पे अफ़ेक्ट होती हैं? काफ़ी ज़्यादा अफ़ेक्ट होती हैं। चाइल्डहुड के ट्रॉमास जो हैं वो बच्चे की होल लाइफ़ पे अफ़ेक्ट होते हैं। किस तरह, अब बच्चा जो है वो माँ-बाप को देख रहा है कि वो आपस में झगड़ा कर रहे हैं, या मदर या फादर में दोनों में किसी की डेथ हो गई है, या उनकी जो है वो आपस में हर वक़्त झगड़ा होता है, तो ये बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा है। बच्चे हमेशा साइलेंट ऑब्ज़र्वर होते हैं, वो आपको ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। अब बच्चा जो है उसके अंदर क्या आएगी, नेगेटिविटी आएगी, उसे मारना, झगड़ा करना, ये चीज़ें आसान लगेंगी। इन द फ्यूचर एक केस था, वो बच्चे की जब हिस्ट्री ली गई तब उसे देखा, मतलब यही चीज़ थी कि उसके फादर और मदर का आपस में बहुत ज़्यादा झगड़ा होता था। फादर जो है वो हर टाइम उसकी मदर को मारता ही रहता था। जब उसकी शादी हुई उसमें एंगर इश्यूज़ आ गए। वो भी अपनी मिसेज़ को वैसे ही मारता था। हिस्ट्री के दौरान अब क्या पता लगा कि उसके बचपन के ये ट्रॉमा है, कि उसने बचपन में ये चीज़ें देखी हैं कि उसकी मदर और फादर का झगड़ा होता था, और मदर को ऐसे ही मार पड़ती थी, और वो जो है इसी वजह से उसके फादर को छोड़ के चली गई। इसीलिए कहा जाता है कि अगर बच्चों के कोई चाइल्डहुड के ट्रॉमा है, कोई इस तरह की चीज़ें हैं, वो उनकी होल लाइफ पे इफ़ेक्ट होती हैं। अच्छा, टीन एज बच्चों
पे बात करते हैं, वो बच्चे मतलब जो बच्चे छोटी उम्र की लड़कियों के साथ ज़्यादती करते हैं, गलत काम करते हैं और इतना भी नहीं कि उनको कहा जाए कि वो ना समझ हैं। समझ भी होती है, हर चीज़ की समझ हाँ होती है हाँ कि ये बिल्कुल। चीज़ गलत है, ये चीज़ सही है। लेकिन फिर भी अपनी फैमिली से उठ के दूसरों के साथ गलत काम करना, अपनी कज़न्स के साथ या इस तरह, तो ये कहाँ कैसे हो जाता है पॉसिबल? मतलब क्यों इस तरह क्यों है? वो बच्चे कहाँ से ये चीज़ें सीखते हैं? अगर इसकी बात करें तो इसके मल्टीपल कॉजेज़ हैं। सबसे पहले देखा जाता है कि इसमें आजकल आपको पता है कि डिजिटल मीडिया का टाइम है। कंटेंट जो है, बच्चे जिस तरह का कंटेंट देखते हैं उनका माइंडसेट वैसे ही बन जाता है। अब बच्चों ने हर वक्त जो है वो वीडियोस देखनी, तो उनको नहीं पता कि उनके सामने क्या है। वो दूसरे लोगों को जो है वो एक ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ करते हैं। अगर कुछ बच्चे जो हैं उनकी टीन एज है लेकिन अपने हाई लेवल से ज़्यादा उनको जो है वो सेक्चुअल नॉलेज है, तब भी उनकी फ्रस्ट्रेशन का लेवल बहुत ज़्यादा होगा। ऐसे लोगों को जो है उनके घर का माहौल, कि अगर उनके एडल्ट्स जो हैं वो घर में इस तरह की एक्टिविटी जो है वो सरेआम कर रहे हैं, तब भी बच्चों में ये चीज़ जो है काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो जाती है। फिर पॉर्न वीडियोस देखना, और इसके बाद जो है अगर उनके ग्रुप की बात की जाए, उनके फ्रेंड्स में इस तरह की एक्टिविटी है, तब भी ये चीज़ें हैं। इसीलिए सिर्फ एक चीज़ पे नहीं कह सकते, इसकी मल्टीपल चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो है वो बच्चे इस तरह करते हैं। तो इन बच्चों को किस तरह से मतलब सीधे रास्ते पे लाया जा सके? कैसी कौन सी चीज़ें हैं जो ये कम की जा सके, इनको ओवरकम किया जा सके? क्योंकि अब तो अगर इनके ओवरकम की बात करें तो कहीं न कहीं हमारे मुआशरे में, हमारे सोसाइटी में प्रोफ़ेशनल की अभी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसमें क्या है, बच्चों की पर्सनैलिटी पे काम किया जाता है। बच्चों की पर्सनैलिटी पे किस तरह के बच्चे के, अगर सबसे पहले मोबाइल फ़ोन को देखा जाता है, उसकी असेसमेंट की जाती है कि बच्चा जो है वो किस किस्म की पर्सनैलिटी में है। मोस्ट ऑफ़ द केसेस में यही होता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा पोर्नोग्राफ़िक देख रहा होता है, या बच्चे का ग्रुप इस तरह का होता है। फ्रेंड्स का ग्रुप होता है कि फ्रेंड्स के ग्रुप में इस तरह की उनकी आर्म होती है। फिर पेरेंट्स की सुपरविजन नहीं होती। पेरेंट्स ने बच्चों को फ्री हैंड दिया होता है कि ये जो कुछ मर्जी करे, इनको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। अब जब बच्चों को हमेशा गुड और बैड टच के बारे में आपने बताना है कि अगर आप कोई टच करे तो आपने किस तरह करना है, और अगर ये तो एक बेसिक चीज़ें हैं, मुझे चीज़ें लगता है कि ये सब बच्चों को मालूम हाँ होती हैं। बिल्कुल, और ये पेरेंट्स को भी बतानी चाहिए और स्कूल को भी बतानी चाहिए, ताकि बच्चों को जो है वो पता हो कि उनकी सेफ्टी के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। अच्छा फ़तिहा, मुझे ये बताइएगा कि क्या इसकी वजूहत ये भी हो सकती है कि हमारे माशरे में सेक्स एजुकेशन पर बात नहीं की जाती है? बिल्कुल, हमारे मुआशरे में सेक्स एजुकेशन पे बिल्कुल भी बात नहीं की जाती, और बात करना एक टैबू समझा जाता है। क्यों? Exactly. हाँ, बेशक वो कपल काउंसलिंग हो, बेशक वो चाइल्डहुड हो, कुछ भी हो, बात करना यही समझा जाता है कि ये चीज़ गलत है। अब Exactly. बच्चों को जब तक आप गाइड नहीं करोगे तो वो किस तरह ये चीज़ें सीखेंगे। अब अर्ली स्टेज पे ही बच्चे की एज अगर 3 साल है आजकल में, या 4 साल है, तो उसको बताओ गुड टच क्या है और बैड टच क्या है। अगर आपको आपके कोई प्राइवेट पार्ट पे टच करता है, तो अगर आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चों को गाइड करें, बच्चों को कहें कि आपने मुझे बताना है कि ये चीज़ जो है वो इस तरह है। और बाकी अगर सेक्स एजुकेशन की बात करें तो ना कपल्स में है और ना किसी एज में है। वेस्ट की बात करें तो वेस्ट में ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। वो लोग अपनी सेक्स हेल्थ का इतना ख्याल रखते हैं कि उनके लिए यही चीज़ है कि आपकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ जो है, मेंटल हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मेंटल हेल्थ में ये चीज़ आती है, और यहाँ पे लोगों को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। अच्छा फ़तिहा, आपने तो इतनी ज़्यादा एग्जांपल्स दे दी हैं रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में सबसे बड़ी गलती क्या होती है जो कि दोनों साइड से होती है? सबसे बड़ी गलती जो है वो है अटैचमेंट की। गलत इंसान के साथ आपकी अटैचमेंट का हो जाना। Exactly. अब गलत इंसान के साथ जब आपकी अटैचमेंट होती है तो ये आपकी मेंटल हेल्थ को भी ख़राब करती है। अब अटैचमेंट 2 तरीके की होती है, एक पॉजिटिव और एक होती है नेगेटिव। पॉजिटिव में पर्सन कहते हैं कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ अटैच तो हो रहा हूँ, लेकिन मेरी अपनी पर्सनैलिटी भी है। नेगेटिव में बस आप ही सब कुछ अपनी पर्सनैलिटी को माइनस कर देते हो। मुझसे बात करोगे तो ठीक है, नहीं बात करोगे तो मेरा मूड ख़राब है। पॉजिटिव में ये है, बात कर लोगे ठीक है, नहीं बात करोगे तो कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे। इसीलिए अटैचमेंट जो है वो मैटर्स करती हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि लोग बार-बार गलत रिश्ता, मतलब जैसे अटैचमेंट इशू है, वो क्यों चूज़ करते हैं? इसीलिए क्योंकि उनको कुछ लोगों को वैसे ही अटैचमेंट का होता है कि हमने किसी ना किसी के साथ अटैच होना है, अटेंशन का, अटेंशन सीकर होते हैं कि कोई ना कोई हो पर्सन जिसके साथ हमने अटैच होना है। कुछ एग्जांपल्स ऐसी भी हैं कि अगर आपका पार्टनर बिजी है तो अब मैं किससे बात करूं, तो कुछ टाइम के लिए किसी और के साथ अटैच हो जाएंगे। इसकी वजह से क्या होता है, वो जल्दी जल्दी में हमेशा गलत पार्टनर चूज कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनकी नेगेटिव अटैचमेंट हो जाती है, और क्या होता है, उनकी मेंटल हेल्थ ज़्यादा ख़राब हो जाती है। बार बार अगर आप पार्टनर चेंज करोगे, अपने अटैचमेंट्स को चेंज करोगे, आप इमोशनली डिस्टर्ब होगे।
तो आप क्या सजेस्ट करती हैं कि एक रिलेशनशिप में जब आप किसी में आते हैं या किसी एक शख्स को सेलेक्ट करते हैं तो 3 कौन सी चीज़ें हैं जो मेन आपको देखनी चाहिए? सबसे लड़कियों के लिए स्पेशली, लड़कों के लिए भी? सबसे पहले तो आपने देखना है कि पर्सन जो है वो रेड फ्लैग ना हो। आज का रेड छोड़े, मैरून ज़्यादा है। तो उसमें ये आता है कि ये पहली जो चीज़ है, आप इनसिक्योर ना फ़ील करो उसके साथ। एग्ज़ैक्टली। हाँ, आपसे जेलसी ना हो, मतलब आपकी चीज़ों को लेके उसको ये फ़ील ना हो कि नहीं, ये तो मुझसे आगे ना बढ़ जाए, ये हुँ। चीज़ ना हो जाए कि जेलसी फैक्टर ना हो। फिर ये हो कि आपको सपोर्ट करे हमेशा, पॉज़िटिव तरीके से जो भी है आपको सपोर्ट में हमेशा हेल्प करे। ये जो रेड फ्लैग पर्सन होता है वो हमेशा यही इनसिक्योर ही फील करता है, मुझे अपनी लोकेशन भेजो, उससे बात क्यों की, तुमने लास्ट सीन का जवाब क्यों नहीं दिया। इस तरह का ये टॉक्सिक पन ना हो, ना लड़की में हो ना लड़के में हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो रिस्पेक्ट करता हो, आपके साथ लॉयल हो। ये ना हो अल्फाज के ज़रिए कहता हो मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ, लेकिन बाद में 3-4 लड़कियों को मैसेज भी कर रहा हो, उनको डेट भी कर रहा हो। ये ना हो, आपके साथ चले तो लॉयल होके चले, आपकी रिस्पेक्ट करे। लड़कियों के लिए रेड फ्लैग क्या होता है? लड़कियों के लिए जो है वो सबसे यही ज़रूरी है कि आपका पार्टनर जो है वो आपकी रिस्पेक्ट करता हो। रिस्पेक्ट के अलावा आपको जो है वो इज़्ज़त देता हो। जो शख्स आपको इज़्ज़त देता है एग्ज़ैक्टली। वो मोहब्बत से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर आ जाता है आपको सपोर्ट करे। हमेशा आप जहाँ भी जाना चाहती हैं, आपसे जेलसी ना हो कि जेलसी की सूरत में कि मेरी ये पार्टनर जो है वो मुझसे आगे क्यों बढ़ गई है। हुँ। इस तरह की कोई जेलसी ना हो, हमेशा जो है एक सपोर्टिव पार्टनर की सूरत में आपके साथ चले। अच्छा, कुछ लड़कियाँ हों चाहे लड़की हों, कहते हैं कि हमें पैनिक अटैक आ रहे हैं या हमारे साथ ये इशू चल रहा है, तो ये सच में, ये असल में ये पैनिक अटैक होता क्यों है और ये क्या है? लोगों को नहीं पता। लोगों के सर में दर्द हो रहा होता है तो वो कहते हैं भाई हमारे साथ मसला हो गया है, या उनके साथ कुछ भी चल रहा होता है तो वो कहते हैं भाई हमें पैनिक अटैक है या हमें माइग्रेन इशू है या हमें, मतलब ये क्या चीज़ है? अगर पैनिक अटैक की बात करें तो पैनिक अटैक जो है वो एंजाइटी की ही एक टाइप है। कैसी टाइप है कि इसमें पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई सिचुएशन में चला जाता है। उसको ये लगता है उसकी सांस बंद हो रही है, हार्ट अटैक की फीलिंग होती है, लाइक स्वेटिंग का हो जाना, हार्ट अटैक जैसा फील होता है। और पैनिक अटैक जो है, अगर आप पिछले काफ़ी टाइम से आपने एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन देखी है तो उसकी नेक्स्ट जो ये है वो पैनिक अटैक है। और पैनिक अटैक जो है वो ये किसी भी टाइम हो सकता है, रात को भी हो सकता है, सुबह के टाइम भी हो सकता है। ये पेशेंट टू पेशेंट और केस टू केस वैरी करता है। इसमें जो चीज़ देखी जाती है, इसमें आपकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। कुछ लोगों को ये लगता है कि हार्ट बिल्कुल बंद हो गया है और जो है वो सांस नहीं आ रहा। तो इसमें यही कहा जाता है, उनके ब्रीथिंग पैटर्न पे काम किया जाता है कि आपने जो है वो किस तरह सांस लेना है। अगर बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक सिचुएशन में फील हो रहा है तो उस सूरत में फिर मेडिसिन दी जाती हैं। अच्छा, आपके पास बहुत सारे केसेस आते होंगे तो हम्म, स्पेशली हम्म, आपके पास कुछ ऐसे केस आते हो जिनको आप स्पीच थेरेपी करके उनको ठीक करते, तो वो किस हम्म। तरह से आप करती हैं? अच्छा, स्पीच थेरेपी की बात करें तो उसमें जो है ज़्यादातर डिले स्पीच के भी आते हैं कि बच्चा जो है वो देर से बोलता है या हकला के बोलता है। अब डिले स्पीच के भी मल्टीपल का हैं रीज़न्स। फिर उसके बाद आ जाता है कि बच्चे के जो साउंड में इशू हैं, और फिर अगर बच्चा सुन नहीं सकता तो वो बोल भी नहीं सकता, फिर हियरिंग एड्स बच्चे के लगाने पड़ते हैं। और स्पीच थेरेपी का जितने भी केसेस हैं ना, ये वेरी करते हैं बच्चों की एज के हिसाब से। फिर एडल्ट के केसेस भी आते हैं। आफ्टर स्ट्रोक जो है वो लोगों को बोलने में मसल्स वीक हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्टिया हो जाता है, जिसकी वजह से मसल्स वीकनेस की वजह से बोलने में मुश्किल फील होती है। एफेसिया हो जाता है कि लैंग्वेज जो है वो वर्ड्स बनाने में उनको मुश्किल आती है, समझ नहीं आता है कि कौन से अल्फाज बनाना है। इसी तरह ये तमाम केसेस जो हैं इन पे थोड़ा टाइम टेकिंग है कि ट्रीटमेंट तो हो जाता है लेकिन एक टाइम टेकिंग प्रोसेस के बाद। तो एक नॉर्मल बच्चा किस एज में बोलना शुरू कर देता है? क्योंकि अक्सर हमारे यहाँ होता है कि फलां का बच्चा बोल रहा है, हमारा बच्चा सेम एज का है, नहीं बोल रहा, पता नहीं क्या है मसला है, डॉक्टर के पास लेके जाओ, इसको कोई इशू लगता है। तो क्या सेम हर बच्चे के साथ सेम होता है कि ये इस एज में बोल रहा है तो दूसरा बच्चा भी इस एज में बोले? अगर बच्चों की बात करें तो अगर आपका बच्चा 3 साल का है और एक वर्ड भी नहीं बोल रहा तो इट्स मीन वो डिले स्पीच में है। तो इंतज़ार मत करें। कुछ पेरेंट्स इंतज़ार करते हैं कि इसके चाचू लेट बोले थे या घर में बाकी लोग भी लेट बोले थे, इसके फादर भी लेट बोले तो ये बोलना शुरू कर देगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर बच्चा 3 साल का है और एक वर्ड भी नहीं बोल रहा तो इट्स मीन बच्चा डिले स्पीच में है। अब ऑटिज़म भी हो सकता है। ऑटिज़म कैसे हो सकता है कि बच्चा जो है वो आई कॉन्टैक्ट भी नहीं कर रहा, बच्चा जो है वो सोशल भी नहीं हो रहा,
बच्चा तो वो ऑटिज्म में भी जा सकता है। हर डिले स्पीच का बच्चा ऑटिज्म में नहीं होता, लेकिन हर ऑटिज्म के बच्चे को डिले स्पीच लाजमी होता है, और ये आफ्टर हिस्ट्री और असेसमेंट के बाद ही पता चलता है कि बच्चा जो है वो डिले स्पीच में है या ऑटिज्म में है। अच्छा, कहा जाता है कि कज़न मैरिज अच्छी नहीं है, कज़न मैरिज नहीं करनी चाहिए, ये मसले हो जाते हैं, वो मसले हो जाते हैं। क्या ये वाक़ई में हकीकत है या वैसे ये मिथ है? कज़न्स मैरिज से भी कुछ होते हैं इश्यूज़ ना, जैसे कि काफ़ी ज़्यादा जो थे डाउन सिंड्रोम के इश्यूज़ और सीपी चाइल्ड ना, वो कज़न मैरिज की वजह से हुए थे। सीपी चाइल्ड में जितनी भी हिस्ट्री ली थी ना, उसमें ज़्यादातर में कज़न्स मैरिज थी और वो ब्लड का कोई था। इस वजह से भी अब कहा जाता है कि इन फ्यूचर जो है वो कज़न मैरिज को अवॉइड किया जाए। फिर ये भी है कि आप मतलब शादी करते हो फैमिली से बाहर, आपके बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके जीन्स चेंज हो जाती है, इसीलिए बच्चों में जो है वो बाकी दूसरे केसेस भी कम होते हैं, लाइक कि डाउन सिंड्रोम के और बाकी जो है ना ये। वैसे आपने ये बड़ी अजीब बात की है कि आप अगर कहीं आउट ऑफ फैमिली शादी करें तो आपके बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, मतलब कि फैमिली में शादी करने से बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते हैं। क्योंकि एक ही जीन्स होती है ना, और बच्चों में जो है वो एज कंपेयर करें ना तो बच्चों की ओके। जीन्स चेंज हो जाती है। बच्चों में बीमारियां भी जो हैं वो भी मतलब कम लगती हैं अगर आप आउट ऑफ फैमिली इस तरह शादी करते हैं। थैंक यू सो मच फतिहा, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया और होप्स हो गया हमारी देखने वाली ऑडियंस के जितने भी सवालात थे वो सारे क्लियर हो गए हों। लेकिन मज़ीद वो चाहते हैं कि हम एक नए टॉपिक पर गुफ्तगू करें और नए गेस्ट के साथ आएँ, तो अपनी जो सजेशन है वो कमेंट सेक्शन में हमें दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में।